वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं हम चैप्टर 2 पर हैं, जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको पहले भी दिया था। ये एक्सप्लेनेशन जो आपको मिला था वो पूरे के पूरे लेसन का मिला था। आइए जानते हैं इस लेसन के बारे में कि असल में इस लेसन में है क्या। Pupil as a resource in an effort to explain population as an asset। जो प्यूपिल रिसोर्स के रूप में होते हैं वो पॉपुलेशन को एक एसेट्स के रूप में देखते हैं इकोनॉमी और लायबिलिटी में। पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। पॉपुलेशन एक ह्यूमन कैपिटल बन जाती है अगर उसमें इन्वेस्टमेंट हो एजुकेशन बेस पर, ट्रेनिंग बेस पर और मेडिकल केयर बेस पर। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ह्यूमन कैपिटल एक स्टॉक की तरह होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज हमें देखने को मिलती है। पॉपुल एज रिसोर्स के अंतर्गत हम देखते हैं कि कंट्री में विभिन्न प्रकार के वर्किंग पीपल होते हैं जो अलग अलग तरह से प्रोडक्टिव स्किल और एबिलिटी के बेस पर कार्य करते हैं। अगर हम देखेंगे कि पॉपुलेशन के अंतर्गत प्रोडक्टिव एस्पेक्ट बहुत सारे हैं तो हम जानेंगे कि एबिलिटी और कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो होगा वह भी क्रिएट होता है। इसी तरीके से पॉपुलेशन के अंतर्गत हम मान सकते हैं कि ह्यूमन एक प्रकार के रिसोर्स हैं या ह्यूमन रिसोर्स हैं। दिस इज प्रोडक्टिव साइड ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। यह एक पॉजिटिव साइड है इस लार्ज पॉपुलेशन की जो दिखाती है कि पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं वे एक रिसोर्स की तरह कार्य कर सकते हैं। अगर हम इसकी निगेटिव साइड देखें तो हम विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं जो पॉपुलेशन की फूड को लेकर हैं या फिर अदर रिसोर्सों को लेकर हैं। व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप बाय बिकमिंग मोर एजुकेशन एंड हेल्दी। अगर ह्यूमन रिसोर्स और भी ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त करें और भी ज़्यादा हेल्दी हों तो वे और भी अच्छे ह्यूमन कैपिटल के रूप में फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज़ को हम फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। कहा जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छी नॉलेज प्राप्त कर रहा है, अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है तो वह और भी अच्छी नॉलेज प्राप्त करेगा और अच्छी नॉलेज प्राप्त करने के कारण वह अपने आप में बहुत सारे सुधार लाएगा और यही सुधार आपके क्या कहलाते हैं, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन कहलाते हैं। अब हम समझते हैं इन्वेस्ट इन कैपिटल ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में हम किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम कर सकते हैं ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट विभिन्न तरीके से, उसे एजुकेशन प्रदान करके, ट्रेनिंग प्रदान करके और मेडिकल केयर प्रदान करके। अगर कोई व्यक्ति एथलीट बनना चाहता है तो हम उसे मेडिकल केयर प्रदान करेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ की नॉलेज लेना चाह रहा है, जैसे कि कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे ट्रेनिंग दी जाएगी उस बेस पर। डॉक्टर बनना चाहता है तो ट्रेनिंग और एजुकेशन दोनों चलेंगे उस तरीके से। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम। इस तरीके से ये लोग और अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं और हायर प्रोडक्टिविटी को दर्शाते हैं। एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हायर पीपल। और इस तरीके से ये लोग जितने अधिक ऊपर पहुँचेंगे उतने ही अधिक ज़्यादा इनके पास नॉलेज होगी और इतने ही ज़्यादा इनके पास इनकम होगी। साथ ही हम जानेंगे कि इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या इफेक्ट है। इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एन ड्रामेटिकल एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू इनपुट आर ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कैन बी रैपिडली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द स्ट्रेच लैंड रिसोर्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत हम देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के कारण विभिन्न प्रकार के बीज आए हैं, विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइज़र आए हैं। इस ग्रेटर नॉलेज के कारण धीरे धीरे और टेक्नोलॉजी के कारण धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है किसी भी क्षेत्र की। इंडियाज आईटी रिवॉल्यूशन इज ट्रैकिंग इंस्टेंट। और इसी तरीके से आईटी कंप्यूटर बेस्ड जो आपके प्रोग्राम हैं उनमें इम्प्रूव होने के कारण ह्यूमन कैपिटल धीरे धीरे हायर पॉजिटिविटी पर पहुंच रही है और विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स को निकाल रही है। प्लांट्स और मशीनरी के अंतर्गत भी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द ह्यूमन कैपिटल। इट इज़ लाइक द लैंड और लेबर। क्या ह्यूमन कैपिटल एक भूमि या
लेबर के रूप में कार्य करता है? नहीं, यह इससे कहीं अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि ह्यूमन कैपिटल अपने आप सोचकर कार्य कर सकता है। व्हाट इज़ द ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल क्या है? इट इज़ द रुपीज़ एंड पैसे एंड डॉलर। क्या यह पैसा है? इट इज़ मोर देन दैट। ये उससे कहीं अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि पैसे का यूज हम अपने सोच के अनुसार कर सकते हैं ह्यूमन कैपिटल के अंतर्गत। पिक्चर 2.1 को देखिए। लुकिंग एट द फोटोग्राफ, कैन यू एक्सप्लेन हाउ ए डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर एंड टेलर आर एन एसेट टू द इकोनॉमी? किस तरीके से एक टेलर, डॉक्टर और आपका इंजीनियर एक एसेट्स के रूप में कार्य करते हैं इकोनॉमी में। नॉट ओनली डू द मोर सिर्फ ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त करना ही एक तरीका नहीं हो सकता हायर इनकम प्राप्त करने के लिए। और भी बहुत सारे तरीके हैं सोसाइटी के पास जिससे वे हायर इनकम प्राप्त करते हैं। इनडायरेक्ट वे में वे एडवांटेज प्राप्त करते हैं हायर इनकम प्राप्त करने के लिए। देमसेल्फ एंड डायरेक्टली एजुकेटेड ऑन द हेल्थ केयर, वे सीधे डायरेक्टली एजुकेशन लेते हैं हेल्थ केयर की। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ वन वे सुपीरियर टू अदर। यही वजह है कि ह्यूमन कैपिटल अपने आप में एक ऐसा वे है जो दूसरे रिसोर्सों से कहीं बेहतर है, चाहे वह आपके लैंड है या फिजिकल कैपिटल है। ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज द लैंड एंड कैपिटल, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स अपने आप में दूसरे रिसोर्सों को यूज करता है, जबकि लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल इट्स ओन। जबकि भूमि और आपके कैपिटल अपने आप में यूजफुल नहीं है जब तक उस पर कोई ह्यूमन इंटरेक्ट ना करें। इसी तरह की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। आइए जानते हैं आगे। फॉर मैनी डिटेक्ट्स इन इंडिया ए लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड ए लायबिलिटी रेदर देन द एन एसेट्स। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन लायबिलिटी के रूप में कार्य करती हुई दिखती है एसेट्स में, बट ए लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट टू बर्डन फॉर द इकोनॉमी। एक बड़ी कम पॉपुलेशन बर्डन के रूप में भी कार्य करती है इकोनॉमी पर। इट कैन बी टर्न्ड इनटू ए प्रोडक्टिव एसेट्स बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, और साथ ही यह एक इन्वेस्टमेंट की तरह कार्य करती है ह्यूमन कैपिटल में। एग्जाम्पल फॉर द स्प्लेंडिंग रिसोर्स ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल, ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल वर्कर्स, use the modern technology useful to scientific resource and so on। हम देखते हैं कि किस तरीके से नॉलेज प्राप्त करके लोग विभिन्न प्रकार से एग्रीकल्चर वर्क करना शुरू करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू कर देते हैं, साइंटिफिक रिसोर्सों को यूज करना शुरू करते हैं। इसी चीज़ से रिलेटेड आपके पास दो स्टोरी दी गई हैं। आइए जानते हैं उन स्टोरी को। पहली स्टोरी है साकाल की। देयर वाज टू फ्रेंड, विशाल एंड साकाल। यहाँ पर दो मित्र हैं, विशाल और साकाल। जो एक ही गांव में रहते हैं। ये मुख्य रूप से एक ही गांव में रहते हैं और साथ ही साकाल 12 साल का एक लड़का है जिसकी माता का नाम शीला है। वे घर के काम करती रहती हैं। उनके पापा का नाम बूटा सिंह चौधरी है जो एग्रीकल्चर वर्क करते हैं। साकाल अपनी मदर की हेल्प करता है घर के कामों में। साथ ही वह अपने यंगर ब्रदर जीतू और सिस्टर सीतू को भी देखता है। उसके अंकल श्याम एक मशीनिकल उन्होंने मैट्रिक पास की है, मैट्रिक एजुकेशन पास की है, लेकिन इसके बावजूद भी वे खाली रहते हैं घर पर, उन्हें कोई जॉब नहीं है। बूटा सिंह और शीला दोनों साकाल को सीखने के लिए कह रहे हैं कि वह एजुकेशन प्राप्त करें। ये इसी वजह से वे उनसे गांव के ही एक स्कूल में ज्वाइन करा देते हैं जहां से वह स्टडी प्राप्त करता है और हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास करता है। इसके बाद वह एक कंप्यूटर कोर्स करता है, ही राइज टू वोकेशनल कंप्यूटर कोर्स। साकाल वाज द मिलिट्री एंड
इंटरेस्टिंग इन स्टडी फॉर द बिगिनिंग। शुरुआत से ही वह पढ़ाई में अच्छा है, जिसके कारण वह एक अच्छी जॉब प्राप्त कर लेता है प्राइवेट फर्म में, जहां पर वह एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है, जिसके कारण उस कंपनी उस फर्म की सेल बढ़ जाती है और बॉस उसे एक अच्छा रिवॉर्ड प्रदान करता है और उस वजह से उसका प्रमोशन हो जाता है। वहीं पर दूसरी कहानी है विशाल नामक एक लड़के की। यह 11 साल का बच्चा है जो साकाल के ही गांव में रहता है। उसके पिता एक फिशरमैन हैं और उसके पिता कुछ समय बाद उनकी डेथ हो जाती है। जब वह 2 साल का ही होता है तो उसकी माता गीता मछली बेचकर उसकी फैमिली का गुजारा करती हैं। फिश लैंडलोडर के पॉन्ड से वे मछलियाँ लेती हैं और मंडी में बेच देती हैं। उसे 150 रुपीज़ पर डे फ़िश सेलिंग का मिलता है, जो उनके घर के लिए पर्याप्त नहीं है। विशाल एक पेशेंट है गठिया का, जिसके कारण उसकी माता उसके लिए डॉक्टर का इंतज़ाम नहीं कर पा रही हैं। ही कुड नॉट गो टू स्कूल इधर, जिसके कारण विलास स्कूल भी नहीं जा पा रहा है। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, वह स्टडी में इंटरेस्टेड भी नहीं है। उसकी माता की वह हेल्प करता है कुकिंग में और उसके बाद अपने छोटे भाई मोहन को देखता है। उसकी माता अब बीमार पड़ चुकी हैं, जिसके कारण अब कोई भी कार्य करने वाला उनकी फैमिली में नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। विशाल को भी फोर्सफुली वही कार्य करना पड़ता है जो उसकी माता कर रही हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी में हम देखते हैं कि ये दोनों फ्रेंड किस किस तरीके से अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं। एक अच्छी इनकम प्राप्त कर रहा है नॉलेज के बेस पर, जबकि दूसरे को नॉलेज ना होने के कारण वही काम को करना पड़ता है। इसी तरीके की एक एक्टिविटी आपको दी गई है। एक्टिविटी कह रही है कि विजिट नियर बाई विलेज और ए स्लम एरिया। अपने आसपास के गाँव को या स्लम एरिया को देखिए और जानिए कि वहाँ पर किस तरह से विलास और साकाल जैसे बच्चे रहते हैं, उनकी कंडीशन क्या है, और उस पर एक नोट बनाइए। इन दोनों केस स्टडी में हम साकाल को देखते हैं। साकाल स्कूल गया है जबकि विलास नहीं गया है। साकाल फिजिकली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी है, जबकि विलास को रेगुलर डॉक्टर विजिट करनी पड़ती हैं। विलास एक पेशेंट है गठिया जैसे रोग का, जिसकी वजह से वह उससे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और जबकि उसके पास डॉक्टर के पास जाने के भी पैसे नहीं हैं। साकाल के पास एक्यूरेट डिग्री है, जिसके कारण वह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जानता है और जिसकी वजह से उसे प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई है, जबकि विलास ऐसा नहीं कर सकता है। विलास को वही कार्य करना पड़ता है जो उसकी माता कर रही हैं और एक मार्जिन इनकम पर उसे कार्य करना पड़ रहा है क्योंकि उसके पास कोई नॉलेज नहीं है। इन द केस ऑफ साकाल सेवरल ईयर ऑफ द एजुकेशन एडेड टू क्वालिटी ऑफ लेबर, जिसके कारण साकाल के पास एक अच्छी इनकम प्राप्त हो गई है और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लेबर के रूप में वह कार्य कर सकता है, जबकि विलास के साथ ऐसा नहीं है। इंडिविजुअली थ्रो सैलरी ऑफ सम अदर फॉर्म हैज चॉइस ऑफ इन केस Vilas there could not be any education or health care in the early part of his life। हम देखते हैं कि सैलरी और इनकम दोनों उनकी चॉइस पर हैं, क्योंकि विलास एक अच्छी एजुकेशन भी नहीं रखता है और साथ ही हेल्थ केयर में भी उसकी स्थिति बुरी है। ही स्पेंड हिज लाइफ सेलिंग फिश, उसे अपनी पूरी जीवन मछली बेचकर ही गुजारा करना पड़ रहा है क्योंकि वह एक अनस्किल्ड लेबर है, जिसके कारण उसे कम सैलरी पर गुजारा करना पड़ रहा है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स में अगर एजुकेशन और मेडिकल केयर को जोड़ दिया जाए तो वह एक अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकता है। एक इन्वेस्टमेंट जिसके अंतर्गत लैंड और कैपिटल से वह काफ़ी अच्छा बेहतर कार्य कर सकता है। ए चाइल्ड टू द इन्वेस्टमेंट मेड हर एजुकेशन एंड हेल्थ। एक
बच्चे के लिए उसकी एजुकेशन और हेल्थ उस पर होने वाला वह इन्वेस्टमेंट है जिसके ज़रिए वह फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ प्राप्त कर सकता है, एक अच्छी अर्निंग प्राप्त कर सकता है और सोसाइटी में एक अच्छा रेपुटेशन प्राप्त कर सकता है। एजुकेशन पेरेंट्स आर फाउंड इन इन्वेस्ट मोर हैविली। इन्वेस्टमेंट के तौर पर एजुकेशन पर पेरेंट्स एक मोटा खर्च करते हैं। दिस इज़ बिकॉज दैट द हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ताकि बच्चों को ये समझ में आए कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। देयर इज आल्सो द पर्पस ऑफ न्यूट्रेंस एंड हाइजीन, साथ ही साथ एक पर्पस आता है जिसमें हमें स्वच्छ रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। दे अकॉर्डिंग लुक देयर आफ्टर द चिल्ड्रन नीड फॉर द एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ, और इस तरीके से हमें एजुकेशन के साथ साथ गुड हेल्थ की भी ज़रूरत होती है। इन कॉन्ट्रास्ट ए विक्टिम साइकिल में बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंट्स, और इस तरीके से हम डिसएडवांटेज देखते हैं पेरेंट्स की जो बच्चे को लेकर काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही हैं। कंट्री लाइक जापान हैव इन्वेस्ट ह्यूमन रिसोर्स कम, अगर जापान की बात करें तो जापान में ह्यूमन रिसोर्सों पर सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता है। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, वहाँ पर नेचुरल रिसोर्स नहीं है जिसके कारण वे लोग अपनी कंट्री के ह्यूमन रिसोर्सों पर सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं, और इसी कारण वे आज डेवलप और रिच हैं क्योंकि वे नेचुरल रिसोर्सों की जगह पर अपने ह्यूमन रिसोर्सों पर कार्य कर रहे हैं। दे हैव इन्वेस्ट पीपल, वे इन लोगों पर इन्वेस्ट करते हैं, उनके एजुकेशन और हेल्थ पर इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें सफिशेंट रिसोर्स प्रदान करते हैं, लैंड कैपिटल वगैरह प्रदान करते हैं, टेक्नोलॉजी प्रदान करते हैं ताकि कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा रिच हो सकें। इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन और वुमेन, मैन और वुमेन द्वारा इकोनॉमिक एक्टिविटी विभिन्न प्रकार से की जा रही है, जैसे कि विलास और साकाल द्वारा हम देख रहे हैं कि विलास फिश बेचता है, साकाल एक फर्म में नौकरी करता है। इसी तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग सेक्टरों के अंतर्गत एक्टिविटी हो सकती है, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री और फिशिंग वगैरह आती हैं। फार्मिंग, माइनिंग और क्वेरिंग वगैरह आपकी आती हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत हम दूसरे सेक्टर में घुस जाते हैं, इसे सेकेंडरी सेक्टर के कहते हैं जिसमें व्यापार वगैरह आता है। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बैंकिंग के अंतर्गत आती हैं, जिसे सर्विसेज के अंतर्गत रखा जाता है। ये टेरिटरी सेक्टर है आपका। इन सेक्टरों के अंतर्गत हम गुड एंड सर्विसेज प्रदान करते हैं दूसरे लोगों को। दिस एक्टिविटीज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती हैं। मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़, इसके अंतर्गत मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी दोनों तरह की एक्टिविटी आती हैं। मार्केट एक्टिविटी इन्वॉल्व remuneration to anyone who perform activity perform for pay और प्रॉफिट। मार्केट एक्टिविटी के अंतर्गत वे एक्टिविटी आती हैं जो लोगों को पे करती हैं या परफॉर्म करती हैं। दे इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस, इसके अंतर्गत प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस होते हैं जिसमें गवर्नमेंट सर्विसेज भी हो सकती हैं। नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी के अंतर्गत प्रोडक्शन सेल्फ कंजप्शन के लिए किया जाता है। दे कैन कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, ये कंजप्शन करते हैं मुख्य रूप से प्राइमरी प्रोडक्टों का, और साथ ही साथ अपना खुद का अकाउंट बनाते हैं एक फिक्स एसेट्स के रूप में। आइए एक एक्टिविटी जानते हैं। विजिट ए विलेज और कॉलोनी, एक कॉलोनी या फिर जो आपके रेजिडेंशियल एरिया के पास, स्थान के पास लोग रहते हैं उनके पास जाइए। वेरियस एक्टिविटी अंडरटेकन बाय पीपल, ये लोग अलग अलग तरह के कार्य करते हैं, उनसे पूछिए। दिस इज़ पॉसिबल टू आस्क, अगर आप पूछ सकते हैं तो, कि वे किस सेक्टर में कार्य करते हैं। क्या वे प्राइमरी सेक्टर में कार्य करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कार्य करते हैं या टेरिटरी सेक्टर में कार्य करते हैं। इन सेक्टरों की नॉलेज लीजिए।
विलास जिस तरीके से गांव में फ़िश मार्केट में फ़िश बेचता है, विलास कुक करता है फूड को हिज फैमिली के लिए, इसी तरीके से साकाल जो प्राइवेट फर्म में कार्य करता है और अपने यंगर भाई बहनों को देखता है। उसी तरीके से आप उनकी एक लिस्ट बनाइए और उनके बारे में लिखिए। ड्यू टू द हिस्ट्रिकल एंड कल्चरल रीजन देयर आर डिवीजन ऑफ लेबर। समय के साथ साथ कल्चरल रीजन की वजह से लेबर बदलती जा रही हैं। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक वर्क। आज हम देख रहे हैं कि वुमेन डोमेस्टिक वर्क के साथ साथ मैन फील्ड पर वर्क कर रहे हैं। साकाल मदर शीला कुक फूड। साकाल की माता शीला खाना बनाती है, बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं और घर की साफ़ सफाई करती हैं। साकाल के जो पिता हैं वे प्रोडक्ट कल्टीवेशन करते हैं फील्ड पर और साथ ही साथ मार्केट जाकर कार्य करते हैं। शीला इज नॉट पेड वर्कर। शीला एक नॉट पेड वर्कर है क्योंकि वह घर के कार्य करती है, उसे कोई भी उसकी इनकम नहीं मिलती, जबकि वह भी एक प्रकार का कार्य कर ही रही है। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस। यही वजह है कि महिलाओं को उनके कार्य की कोई भी मेहनताना नहीं मिलता। द हाउस होल्ड वर्क डज नॉट डन बाय वुमेन इन नॉट रिकॉग्नाइज इन द नेचुरल इनकम और नेशनल इनकम। इसी तरीके से महिलाओं द्वारा किया गया हाउस होल्ड वर्क नेशनल इनकम के अंतर्गत नहीं आता। गीताज मदर विलास अर्न ए इनकम बाय सेलिंग वेज। गीता जो विलास की मदर हैं वे इनकम प्राप्त करती हैं मछली बेचकर। दस वुमेन आर पेड फॉर द वर्क। इस तरीके से हम देखते हैं कि इस महिला को पे मिल रही है इसके वर्क की। दे आर द अर्निंग दैट फॉर मेल काउंटर पार्ट इट डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये एजुकेशन और स्किल बेस पर काफ़ी हद तक लोगों से जुड़ी हुई हैं। एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। एजुकेशन काफ़ी हद तक हेल्प करती है आपकी एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रदान करने के लिए। साथ ही हम देखते हैं कि मेजॉरिटी के अंतर्गत महिलाएं विभिन्न प्रकार से कार्य करती हैं। स्किल वर्क के रूप में महिलाएं लो पेड वर्क पर भी कार्य करती हैं मैन के कंपेयर में। साथ ही साथ बहुत सारी वुमेन वर्क करती हैं जॉब सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उनकी जॉब सिक्योरिटी उनके पास नहीं होती। वेरियस एक्टिविटी के अंतर्गत वे विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं। एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत वे अलग अलग सेक्टरों में कार्य करती हैं, लो इनकम पर कार्य करती हैं। इन सेक्टरों के अंतर्गत एब्सेंस बेसिस पर फैकल्टी में इन्हें मैटरनली लीव भी नहीं मिलती है और साथ ही सोशल सिक्योरिटी सिस्टम भी इनका नहीं है। सामाजिक रूप से भी उन्हें उतनी स्वतंत्रता नहीं मिलती। महिलाएं जो हाई एजुकेशन प्राप्त कर लेती हैं, स्किल फॉर्मेशन कर लेती हैं, उन्हें काफ़ी हद तक अच्छा पे मिलता है। अमंग द ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर टीचिंग एंड मेडिकल इंस्ट्रक्ट दैट मोस्ट। और ये ऐसे सेक्टर टीचिंग और मेडिकल लाइन के थ्रू हो सकते हैं। कुछ महिलाएं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करती हैं और कुछ महिलाएं साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी वर्क भी करती हैं। जैसे कि आप खुद सोच सकते हैं, आस्क योर सिस्टर एंड योर क्लासमेट व्हाट शी वुड लाइक टू टेक अप इन करियर। आप अपने आसपास के सहपाठी या फिर बहन से पूछ सकते हैं कि वे क्या करना चाहती हैं अपने जीवन में। इसे यहीं तक कंप्लीट करते हैं।